पहला हम बता दिए थे, दूसरा तुम लोगों को करना था। क्या दिए थे? वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर बी बराबर जे कैप प्लस के कैप, और हमें क्या ज्ञात करना था? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के मध्य का कोण, इट मीन्स थीटा, यही ज्ञात करना था। तो थीटा ज्ञात करने के लिए हम तुम लोगों को फार्मूला बताए थे, क्या था? कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई करना था। हमने क्या बताया था? आई का आई से होगा, जे का जे से होगा। तो इसका आई से करोगे तो इसका तो हाई आई है ही नहीं भाई, ए का आई है, बी का आई है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? और उसी तरह इसका जे है, इसका जे है तो एक हो जाएगा, लेकिन इसका के है, इसका के नहीं है, तो जिसका जिसका है उसका उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ए से बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इसका नहीं है, अब जब आई नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 0 आएगा। तो यहाँ से हम लोग यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आई कैप इंटू 0 प्लस जे का जे से जे कैप इंटू जे कैप प्लस के कैप इंटू 0, तो आएगा कितना? 1। ये हो गया 1। ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पूरे का रूट, इसका भी कैसे? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पूरे का रूट। तो 1 1 कितना आ जाएगा? √2, और ये भी कितना आ जाएगा? √2। तो यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई √2, तो कितना आ जाएगा? 1/2, यही आएगा। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 60 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसल, थीटा बराबर 60 डिग्री, ये हो गया आंसर। उसके बाद अगला अगर हम लोग बात करें तो अगला क्या था क्वेश्चन? तीसरा नंबर ना, तीसरा वेक्टर ए कितना दिए थे? 3i 2i प्लस जे कैप, और वेक्टर बी कितना दिए थे? i प्लस 2j, इतना ही था। तो फिर से वही क्या करें? कॉस थीटा ये हमें ज्ञात करना है, कॉस थीटा नहीं ओनली थीटा, तो केवल थीटा हमें ज्ञात करना है। तो क्या करें? फिर से यहाँ से सूत्र लगा देंगे, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ए की वैल्यू आई का आई से कितना हो जाएगा? आई कैप इंटू आई कैप 1, और 2 का 1 से तो आएगा 2। फिर जे का जे से यहीं पे कर देते हैं, जे का जे से तो कितना आएगा? 2 + 2, यही आएगा भाई। जे का जे से 1 हो गया, और 1 में 2 का गुणा करो कितना आएगा? 2। उसी तरह आई का आई से 1 हो गया, और 2 का 1 में करो कितना आएगा? 2। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ए का मैग्नीट्यूड क्या करें? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो कितना आ जाएगा? √5, और ये भी कितना आ जाएगा? √5। √5 इंटू √5 कितना आ जाएगा? 4/5। और हमने तुम लोगों को बताया था ये वाला कहानी, ये कितना? 53 डिग्री, ये 3, ये 4, तो ये 5, और ये 37 डिग्री, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री। कॉस 4/5 हमको लाना है, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसका फार्मूला था? कॉस का, यानी कि कॉस 37 डिग्री। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा? कॉस 37 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसल, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 37 डिग्री।
इतना लिखो, फिर आगे देखते हैं। चौथा नंबर है ना, तीसरा तो हो गया है। एक हम बताए थे, तीन तीन लोग ले दिए थे। बोलना चौथा क्या दिया है। वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, और वेक्टर बी बराबर -5i कैप प्लस 12j कैप। तो हमें क्या निकालना है, थीटा। तो हमें पता है कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से ए इंटू बी, आई का आई से 3×5 = 15, लेकिन माइनस में है तो क्या आ जाएगा -15, प्लस 4 का 12 से तो 12 36, 12 चौक 48, डिवाइड इसका परिणामी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यही आएगा ना। उसके साथ 5 और 12, तो 5 और 12 का कितना हो जाता है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर रूट आता है 13। 12 का स्क्वायर 576, 5 का स्क्वायर 25 आता है 625, सॉरी 12 का 144, इसका 25 आता है 169, 169 का 13। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, ये आएगा ना। अब इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दे। तो 15 प्लस 48, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा, इधर 3 बचेगा, इधर 1 घटा दो, कितना बचेगा 3, 33, और ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 13। तो 16 इंटू 13 कितना आ जाएगा, 16 32, 16 यहाँ 48, इसका अच्छा सॉरी 5 5, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो आएगा कितना 5। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का 5, तो 13 25 कितना हो जाएगा 65। अब यहाँ से हम लोग देखें तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया अपने पास 33/65। ये कटेगा भी नहीं किसी से, तो हमें थीटा चाहिए, तो थीटा क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स 33/65। अब सभी की वैल्यू तो हमें याद है नहीं, तो कुछ को ऐसे ही लिख देंगे। हेडिंग लिखो, हेडिंग। एक सदिश का निर्देशांक अक्ष के साथ, एक सदिश का निर्देशांक अक्ष के साथ बनाया गया कोण, एक सदिश का निर्देशांक अक्ष के द्वारा बनाया गया कोण। तो देखना हम लोग अगला क्या पढ़ रहे हैं, एक सदिश का निर्देशांक अक्ष के साथ बनाया गया कोण।
तो ये क्या है उसको देख लेते हैं। देखना, हमें पता है कि 3 एक्सिस होती है, एक एक्स, दूसरा वाई और तीसरा जेड। तो एक्स वाई जेड अपने पास 3 अक्ष हो गई। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सदिश ले लेते हैं, वेक्टर ए। ठीक है, इस वेक्टर ए का तीनों अक्ष में निर्देशांक होगा, क्योंकि एक्स भी है, वाई भी है, तो जेड भी है। तो तीनों में निर्देशांक मान लेते हैं कि वेक्टर ए जो है वो क्या है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, तीनों अक्ष में है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यक्स अक्ष से वेक्टर ए कितना कोण बनाया, ठीक है, इससे यक्स अक्ष से कितना कोण बनाया, इसको हमने क्या बोल दिया, अल्फा। उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि ये जो वेक्टर ए है वाई से कितना कोण बनाएगा, इसको ले लेते हैं कितना, बीटा। ठीक है, एक्स से जितना बनाया वो अल्फा, फिर वाई से जितना बनाया वो बीटा, तो जेड के साथ भी तो बनाएगा, तो जेड के साथ जो बनाएगा उसको हम लोग ले लेते हैं क्या, गामा। ठीक है, तो इन तीनों कोणों का मान हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखना, पहला जो हम लोग लेते हैं वो क्या है, कॉस अल्फा। ठीक है, तो हमें अगर कॉस अल्फा का मान चाहिए तो क्या करेंगे, कॉस अल्फा, अल्फा कोण कहाँ बना है, एक्स अक्ष के अनुदिश। तो एक्स अक्ष के अनुदिश बना है, तो इस वेक्टर का मान और इसका ही क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड या परिमाण। भाई थीटा कैसे निकालते हैं, जो वेक्टर है उसी का क्या लिख दो, परिमाण। तो देखोगे वेक्टर ए का एक्स अक्ष के अनुदिश कितना है, ए एक्स आई कैप, यानी आई कैप क्या बता रहा है कि एक्स अक्ष में है और ए एक्स क्या है, इसका वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स बटे ए का मैग्नीट्यूड, यही तो लिखेंगे। उसी तरह अगर हमारे पास बीटा पूछ दे तो बीटा किसके साथ है, वाई के साथ, तो लिख देंगे कॉस बीटा, तो वो क्या हो जाएगा, ए वाई। क्यों, क्योंकि बीटा कहाँ बना है, वाई अक्ष के साथ, डिवाइड ए का मैग्नीट्यूड। उसी तरह हमसे क्या पूछ दे, तीसरा गामा, कॉस गामा बराबर, तो क्या लिख देंगे, ए जेड ए का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास इस तरह से 3 कोण। अगर एक वेक्टर और देता बी, तो यहाँ पर क्या करते, ए एक्स बी एक्स, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। भाई इसके पहले जो हम लोग लिख रहे थे वो क्या लिख रहे थे, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अभी एक वेक्टर दिया है, अगर 2 रहता तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, ए एक्स इंटू बी एक्स डिवाइड ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो वही चीज तो ये है। भाई हमारे पास अभी बी नहीं है तो बी को यहाँ से निपटा दो ना, क्या बचा, ए का एक्स घटक और ए का मैग्नीट्यूड। इसमें घटक नहीं बोला था, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, निर्देशांक अक्ष के साथ बताइए। तो एक्स का मान और एक्स का मैग्नीट्यूड, वाई का मान फिर वाई का मैग्नीट्यूड, फिर जेड का मान जेड का मैग्नीट्यूड। तो एक्स के साथ अल्फा बनाएगा, वाई के साथ बीटा बनाएगा और जेड के साथ गामा बनाएगा। तो इस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको नोट करो, फिर इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप प्लस रूट 2 के कैप के साथ एक्स कॉमा वाई और जेड, एक्स कॉमा वाई और जेड अक्ष के अनुदिश, एक्स कॉमा वाई और जेड अक्ष के अनुदिश
के अनुदिश कितना कोण बनाएगा? एक्स कॉमा वाई और जेड अक्ष के अनुदिश कितना कोण बनाएगा? लिखे, ऑप्शन फर्स्ट लिखना। ऑप्शन फर्स्ट 60 डिग्री, कॉमा 60 डिग्री, नहीं ऑप्शन पहला ही है, 60 डिग्री कॉमा 60 डिग्री कॉमा 60 डिग्री। ऑप्शन दूसरा 45 डिग्री कॉमा 45 डिग्री कॉमा 45 डिग्री। ऑप्शन तीसरा 60 डिग्री कॉमा 60 डिग्री कॉमा 45 डिग्री, 60 60 45। ऑप्शन चौथा 45 डिग्री कॉमा 45 डिग्री कॉमा 60 डिग्री। सॉल्व करो। चलो देख लेते हैं क्या बोला है। देखना, हमें एक वेक्टर दिया है, उसको मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप, यही दिया है। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं या परिमाण। इसका मान कितना? 1 का स्क्वायर, इसका भी मान 1 का स्क्वायर, इसका मान √2 का स्क्वायर और पूरे का रूट। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, आएगा कितना? 2 + 1 + 1 4, 4 का रूट कितना होता है? 2। तो ए का मैग्नीट्यूड आ गया कितना? 2। हमसे पूछा है कि वो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश कितना कोण बनाएगा। तो देखना, एक्स अक्ष की बात करते हैं। तो एक्स अक्ष ये है कितना? कॉस अल्फा बराबर ax/a का मैग्नीट्यूड। इसका एक्स अक्ष के अनुदिश घटक कितना है? 1 और परिमाण कितना आ गया? 2। तो 1/2 किसका मान होता है? कॉस अल्फा बराबर कॉस 60 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसल, अल्फा बराबर 60 डिग्री। सेकेंड वाई अक्ष क्या लिख देंगे? कॉस बीटा बराबर ay/a का मैग्नीट्यूड। वाई अक्ष के अनुदिश कितना मान है? 1 और इसका परिमाण 2। तो कोण अभी भी कितना आ गया? 60 डिग्री। जेड अक्ष देख लेते हैं। जेड अक्ष कॉस गामा बराबर क्या लिखेंगे? ए जेड और ए का मैग्नीट्यूड। जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है? √2 और इसका परिमाण कितना है? 2। अब इसको हल करने आता ही होगा, आ जाओ। √2 मतलब √2 से मल्टीप्लाई कर दे और √2 से डिवाइड कर दे। तो √2 का √2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 2। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हो 2/2 √2, जिनको कम समझ आता है। 2 से 2 कट गया, तो cos गामा बराबर कितना आ जाएगा? 1/√2। और 1/√2 किसका मान होता है? 45 डिग्री का। तो ऐसा ऑप्शन कौन है? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, थर्ड ऑप्शन। पीछे बैठ जाओ, तुमको ठंडी लगेगी। लिखना हेडिंग,
हेडिंग लिखना, सदिश बी वेक्टर, सदिश बी वेक्टर का घटक, सदिश बी वेक्टर का घटक, सदिश बी वेक्टर का घटक सदिश ए वेक्टर के अनुदिश, सदिश बी वेक्टर का घटक वेक्टर ए के अनुदिश। इसके बारे में थोड़ा हम बात किए थे, आज इसका डिटेल कहानी पढ़ लेते हैं। देखना, हमारे पास दो सदिश है, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। इनके बीच का एंगल जो है वो कितना है, थीटा। ठीक है, तो हमने बताया था डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे ये सदिश ए हो गया, ये सदिश बी हो गया, तो डॉट में हम लोगों की कहानी थोड़ा उल्टा होती थी। जब जोड़ना हो या घटाना हो तो परिणामी इनके बीच से निकल के आता था, इसको आर वेक्टर बोल देते थे। लेकिन मल्टीप्लाई में या ए वेक्टर जो है इसके अनुदिश हो जाएगा या बी वेक्टर इसके अनुदिश हो जाएगा। मतलब एक बार वेक्टर बी जो है ए के अनुदिश आएगा तो वेक्टर ए भी तो बी के अनुदिश जाएगा। तो वही हम लोग लिखे हैं सदिश बी का घटक किसके अनुदिश, ए के। यानी कि अगर ये वेक्टर बी कहाँ जाए, ए पर, तो इस ए के दिशा में वेक्टर बी का घटक कितना होगा। उसी तरह अगर ये वेक्टर ए कहाँ चला जाए, बी पर, यानी कि इसको ऐसे ले जाए तो बी पर चला जाएगा, तो बी के अनुदिश ए का घटक कितना होगा। तो देखना, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं यही चीज, क्या, वेक्टर बी का घटक वेक्टर ए के अनुदिश। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका कितना घटक होता है। तो वेक्टर बी का घटक ए के अनुदिश क्या करते हैं, इसको नीचे की ओर लेके आओ, तो नीचे जब आएगा इस अक्ष पर तो इसका इस दिशा में घटक कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। भाई ए अक्ष में कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा, क्योंकि वेक्टर बी इस पर आ गया, तो अब ए के दिशा में इसका घटक कितना हो गया, बी कॉस थीटा। उसी तरह अगर ए चला जाए बी के अनुदिश तो इसका मान कितना आ जाएगा इधर। अगर हमसे इधर कोई पूछे कि इधर की ओर वेक्टर बी की ओर ए का घटक कितना होगा, तो बोल देंगे ए कॉस थीटा। बोलो भाई, अगर बी के अनुदिश पूछेगा कि ए का मान कितना होगा तो होगा ए कॉस थीटा। उसी तरह ए के अनुदिश बी का मान कितना होगा तो होगा बी कॉस थीटा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं अनुदिश घटक कितना है, बी कॉस थीटा, इतना ही है। अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास बी कॉस थीटा की वैल्यू हमें बहुत पहले से ही पता है, कितनी होती है, इधर लिख देते हैं, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये होता है। तो यहाँ से क्या हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, कितना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब तुम लोग देखोगे ये बी क्या है, ये जो बी है सदिश बी का परिमाण ही तो है। भाई अगर इस पर वेक्टर नहीं लगा है तो क्या है, परिमाण है। अब चाहे उसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सदिश नहीं लगा है तो परिमाण है, एक वैल्यू है, कोई राशि है, 2 5 6 कुछ भी हो सकता है। लेकिन वेक्टर लग गया तो इसका मतलब परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा भी है। तो ये क्या है, परिमाण, और ये भी क्या है, परिमाण। तो क्या परिमाण से परिमाण कट जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास, वेक्टर ए डॉट बी डिवाइड ए का मैग्नीट्यूड, ऐसा कर सकते हैं। और अगर तुम्हें पता हो तो हमने एक चीज बताया था तुम लोगों को, ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, या इसको ऐसे भी तो लिखते थे, ए वेक्टर बराबर ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, दोनों एक ही चीज है। बोलो,
भाई ए वेक्टर बराबर क्या लिखते थे, ए का मैग्नीट्यूड यानी उसका परिमाण और उसके साथ साथ दिशा, या ए कैप बराबर ए वेक्टर और ए का मैग्नीट्यूड। तो क्या यहां से हम लोग इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एक्चुअल में क्या है, ए कैप है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी वेक्टर इंटू ए कैप। इसका मतलब कि वेक्टर बी का घटक ए के अंदिश कितना होगा, वेक्टर बी इंटू ए कैप। और ए कैप कभी पूछे तो ए कैप बराबर क्या होगा, ए वेक्टर बाई ए, यानी कि जिसको हटा करके लिखे हैं। तो हमारे पास यहां से निकल के क्या आया, वेक्टर बी का घटक वेक्टर ए के अनुदिश कितना है, बी वेक्टर डॉट ए कैप। तो इसका उल्टा भी तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या, वेक्टर ए का घटक वेक्टर बी के अनुदिश, यानी कि वेक्टर बी की दिशा में ए का मान कितना होगा। भाई अगर ए के दिशा में बी का मान इतना है तो बी की दिशा में ए का मान ये आएगा। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, क्या, वेक्टर ए डॉट बी कैप। तो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, मतलब जिसका घटक पूछेगा उसी का सदिश आएगा। भाई बी का घटक बोल रहा है ना, तो बी का ही वेक्टर आएगा। किसके दिशा में पूछ रहा है, ए के दिशा में, तो ए का क्या आ जाएगा, डायरेक्शन। भाई अगर हमसे बोल रहा है बी का घटक बताओ, तो आ गया वेक्टर बी। किस दिशा में पूछ रहा है, ए के दिशा में, तो लिख देंगे ए कैप। उसी तरह बोल रहा है ए का घटक, तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर। किस दिशा में पूछ रहा है, बी के, तो लिख देंगे बी कैप। अगर ऐसे ही मान लो रैंडमली हमसे कुछ भी पूछता, जैसे बोल देता है कि एक वेक्टर सी है और एक वेक्टर डी है, बोलता है कि सी का घटक डी में बताओ, वेक्टर सी का घटक कहाँ बताना है, डी में। तो क्या बताते हैं हम लोग, जिसका घटक पूछ रहा है उसका वेक्टर किस दिशा में पूछ रहा है, डी में, तो क्या लिख देंगे, डी कैप। उसी जगह पूछता है डी का घटक बताओ किस दिशा में, सी में, तो क्या लिखते हैं, वेक्टर डी, और दिशा कौन सी होगी, सी कैप। मतलब किसी का अनुदिश किसी में पूछे, जिसका घटक है वही वेक्टर होगा, जिसके दिशा में पूछ रहा है उसका डायरेक्शन बता देंगे, क्योंकि कैप मतलब क्या है, डायरेक्शन। भाई यूनिट वेक्टर जिसका परिमाण कितना होता हो, एक, यूज कहाँ करते हैं, दिशा ज्ञात करने में। तो ये हो गया हमारे पास किसी भी सदिश का घटक किसी दूसरे वेक्टर में। तो यहाँ पर वेक्टर ए का घटक पूछेगा बी के अनुदिश, या बी का पूछ सकता है ए के अनुदिश। तो जिसका पूछेगा, जैसे बोलते ए वेक्टर का बी के दिशा में, तो दिशा किसका बताएंगे, बी का, क्या लिखेंगे, बी कैप। पूछ किसका रहा है, ए का, क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इंटू बी कैप। उसी तरह अगर बी का पूछता किस दिशा में, ए, तो ए के दिशा में पूछ रहा है तो ए क्या हो जाएगा, कैप, यानी कि ए के डायरेक्शन में पूछ रहा है। और किसका पूछ रहा है, बी का, तो बी क्या हो जाएगा, वेक्टर। तो वही चीज तो लिखे हैं, बी वेक्टर इंटू ए कैप या ए वेक्टर इंटू बी कैप। समझे, लिख लो, फिर इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। लिखना, सदिश ए वेक्टर बराबर, सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप का घटक सदिश i कैप प्लस j कैप का घटक सदिश i कैप प्लस j कैप के अनुदिश ज्ञात कीजिए। सदिश i कैप प्लस j कैप के अनुदिश ज्ञात कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट लिख लेना, ऑप्शन फर्स्ट 5/√2, ऑप्शन फर्स्ट 5/√2, ऑप्शन सेकेंड 10,
ऑप्शन थर्ड 5, ऑप्शन फोर्थ 2। चलो सॉल्व करो जल्दी। चलो देख लेते हैं क्या आता है आंसर। देखना तुम्हें बोला है वेक्टर ए बराबर कितना 2i कैप प्लस 3j कैप, और एक दिया है वेक्टर बी बराबर कितना i कैप प्लस j कैप। पूछा क्या है हमसे, बोला है कि वेक्टर ए का घटक किसके अनुदिश, वेक्टर बी के अनुदिश, यही पूछा है। इसको कैसे लिखेंगे, किसका घटक पूछ रहा है, ए का, तो क्या लिख देंगे ए वेक्टर। किसके अनुदिश पूछ रहा है, बी के, यानी कि डायरेक्शन किसकी होगी, बी की। तो यहां से बी कैप, पहले बी कैप निकाल लेते हैं क्या होता है, बी कैप बराबर क्या होगा, बी वेक्टर डिवाइड बी का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर कितना है आई कैप प्लस जे कैप, मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पूरे का रूट, कितना आ जाएगा रूट 2। तो हमारे पास बी कैप आ गया। अब यहाँ से इसको निकाल लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप बराबर, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट, इधर कितना आ जाएगा i कैप प्लस j कैप रूट 2। हमें पता है i का गुणा किस में करते हैं, i में, j का किस में करेंगे, j में। तो 2i इंटू आई कैप, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 डिवाइड रूट 2 प्लस 3 का j से कर दें तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 डिवाइड रूट 2, कितना आ जाएगा 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो गया 5 रूट 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप का मान आ गया 5 रूट 2। सदिश ए वेक्टर बराबर, सदिश ए वेक्टर बराबर सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप का घटक आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप और आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप और आई कैप माइनस जे कैप के अनुदिश ज्ञात कीजिए, के अनुदिश ज्ञात कीजिए। देखोगे तुम लोग तो पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करना है। वो तुमसे बोला है कि एक सदिश जिसका मान 2i कैप 3j कैप, वेक्टर भी कितना है i कैप प्लस j कैप, तो उसका मान तो आ ही गया कितना 5 रूट 2। दूसरा जो तुमसे पूछा था वो क्या पूछा है
कि एक वेक्टर सी है जिसका मान कितना है आई कैप माइनस जे कैप। तो बोल रहा है कि वेक्टर ए का घटक किसके अनुदिश, वेक्टर सी के अनुदिश। ये तुम्हें ज्ञात करना था। तो ये कितना जाएगा, वेक्टर ए डॉट सी कैप। तो सी कैप की पहले वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, वेक्टर सी डिवाइड मॉड ऑफ सी। सी का वेक्टर कितना है आई कैप माइनस जे कैप, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर रूट 2, यही आएगा। यहाँ से अगर इसमें रखें क्या लेंगे, ए वेक्टर डॉट सी कैप। तो ए वेक्टर डॉट सी कैप, ए वेक्टर का मान कितना है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और इसका मान कितना है आई कैप माइनस जे कैप पूरे का रूट। तो आई का आई से मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 रूट 2 माइनस जे का जे से 3 इंटू 1 रूट 2, कितना आ जाएगा 2 बाई रूट 2 माइनस 3 बाई रूट 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 क्या हो जाएगा एलसीएम, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2। दो तुम पूछा था कि एक इसके अनुदिश घटक बताना है आई प्लस जे के और एक आई माइनस जे के। तो आई प्लस जे पहले से निकाल चुके थे, आई माइनस जे निकालना था। क्रॉस गुणनफल, या क्रॉस गुणनफल लिखिए। तो देखना हम लोग अब पढ़ रहे हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। अदिश गुणनफल खत्म हो गया, अब सदिश गुणनफल है। देखना अगला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, या इसी को क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसके पहले तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि दो सदिश का गुणा करते थे क्या मिलता था अदिश, या उसे क्या बोलते थे डॉट। जैसे हमारे पास दो सदिश है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, इनके बीच का कोण थीटा। तो हमें अब क्या करना है, करना मल्टीप्लाई ही है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस करेंगे। ये जो सिंबल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉस, अगर बिंदी कर दे तो डॉट। तो यहाँ पर जो ए क्रॉस बी है उसका मान कितना आएगा, तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। या इसको ना लिख करके हम लोग सीधे बोले तो लिख सकते हैं सी वेक्टर, मतलब दो सदिश का गुणा किए तो जो तीसरा मिला वो भी क्या था सदिश ही था। जबकि अदिश में क्या करते थे, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करते थे तो अदिश आता था, लेकिन यहाँ पर क्रॉस ना होकर क्या होता था डॉट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर ही मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं क्रॉस। तो जब ए क्रॉस बी करते हैं तो जो हमारे तीसरा प्रोडक्ट मिलता है वो भी क्या होता है वेक्टर ही होता है। जैसे एग्जाम्पल में तो लोग बताए थे कि ये है आर और ये है एफ, जो मिलता है वो क्या होता है वेक्टर। यानी कि डिस्टेंस और फोर्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है जड़त्व तो आघूर्ण, जिसको बोलते हैं टॉर्क। तो ये जो टॉर्क है ये भी कैसा है सदिश, और ये दोनों भी कैसे हैं सदिश। यानी कि जब सदिश का सदिश से गुणा किए तो सदिश मिलता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन अगर सदिश का सदिश से गुणा करें और हमें क्या मिल जाए अदिश, तो उसको क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी से क्या मिला वेक्टर सी,
ये जो वेक्टर सी है ये क्या हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि दो सदिश का गुणा करते हैं तो सदिश ही मिलता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन तुम देखोगे तो जो वेक्टर सी है इसके पास दो चीजें होंगी, पहला इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा इसकी डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर बोलता है क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, उसका डायरेक्शन भी। जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वेक्टर मिलेगा इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन क्या होता है। तो देखना हम लोगों ने क्या किया, ए क्रॉस बी बराबर हम लोग को क्या मिला, वेक्टर सी। ये वेक्टर सी की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये तो पूरा वैल्यू है, परिमाण है किसका, वेक्टर सी या ए क्रॉस बी का। भाई ए क्रॉस बी मतलब क्या है, वेक्टर सी, तो ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा, ये क्या है, वेक्टर सी का परिमाण है, या बोले ए क्रॉस बी का परिमाण है। अभी डायरेक्शन नहीं आई है, अभी हमें केवल परिमाण मिला है, जबकि सी क्या है, वेक्टर है, और वेक्टर का मतलब क्या है, इसके पास परिमाण भी होना चाहिए। तो परिमाण होए इसका आ गया, लेकिन अभी इसके पास क्या नहीं है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या कर देंगे, लगा देते हैं एन कैप। ये एन कैप क्या बताएगा, ये जो है पूरा ये क्या है, मैग्नीट्यूड, क्या है, मैग्नीट्यूड, जबकि ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन। और हमें पता है कि अगर ये वेक्टर है तो इसमें दो चीज़ें होंगी, पहला तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन। यानी कि ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर सी है, या उसी को लिख सकते हैं ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा, उसके साथ साथ एन कैप। एन कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन निकालते कैसे हैं, तो डायरेक्शन निकालने के लिए दो रूल है, तुम लोग 12th में पढ़े होगे। जो डायरेक्शन निकालने का पहला रूल होता है उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, हिंदी में बोलते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। या दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रू रूल। तो इन दोनों से हम लोग किसी भी सदिश की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो जब राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू का नियम लगाएंगे तो सदिश का हमें दिशा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अभी निकाल के देखते हैं। देखना, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। हमेशा हमें चलना किधर है, एंटी क्लॉक, मतलब घड़ी के विपरीत, ए सी डब्ल्यू। तो ए सी डब्ल्यू में चलेंगे तो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगा, क्लॉकवाइज में चलेंगे तो निगेटिव मिलता है, जो कि तो लोगों को पहले ही बताए थे। तो हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। तो हम लोग अगर वेक्टर ए से बी की ओर चलेंगे तो हमें रूल कौन सा लगाना है, दाहिने हाथ का। तो ये हमारा दाहिना हाथ, तुम लोगों का ये वाला दाहिना होगा। क्यों, क्योंकि तुम लोग हमारे जस्ट अपोजिट बैठे हो। हमारा ये दाहिना, तुम्हारा ये दाहिना होगा, क्योंकि तुम लोग हमारे अपोजिट बैठे हो। अगर हम ऐसे हो जाएं तो ये हमारा दाहिना, तुम्हारा भी यही दाहिना है। तो देखना, इसका हम लोग निकाल रहे हैं। पहला वेक्टर किधर है, इधर, यानी वेक्टर ए किधर है, इधर। दूसरा किधर है, ऊपर की ओर। तो अपने अंगुलियों को ऊपर फेरो, अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर की ओर। यानी कि जो सी वेक्टर आएगा वो इस तल के किधर आएगा, बाहर। ये कहाँ हो गया, वेक्टर ए, अंगुलियों को किधर फेर दें, बी की ओर। तो अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर की ओर। तो जो वेक्टर सी है इसकी डायरेक्शन किधर हो गई, बाहर की ओर। बाहर की ओर कौन सा अच्छा है, जेड, यानी कि के कैप। और या कि फिर जाएगा कहाँ, अंदर, यानी माइनस के कैप। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा वेक्टर सी आया है वो कुछ इस प्रकार से है। और वेक्टर सी देखोगे तो ए के भी परपेंडिकुलर या लंबवत है, वेक्टर बी के भी लंबवत है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो वैल्यू आती है सी वेक्टर, इसका डायरेक्शन यानी कि सी वेक्टर जो है वो वेक्टर ए के लंबवत, और उसके साथ साथ वेक्टर सी जो है वेक्टर बी के भी लंबवत होता है। पहली बात, यानी कि जो हमारा वेक्टर सी आया है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के लंबवत होगा। हम लोग दिशा किससे देंगे, राइट हैंड थंब रूल, हिंदी में क्या बोलते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या बोलता है कि अपने अंगुलियों को जिस अक्ष पे है वेक्टर उस पे कर लो, फिर उसके बाद अंगुलियों को फेरो।
तो अंगूठा जिस ओर इशारा करेगा वही क्या होगी तुम्हारी दिशा। तो इसमें वेक्टर ए इधर है तो तुम लोगों ने अपने हाथ को ऐसे किया, वेक्टर बी किधर है ऊपर, तो हमने ऊपर किया, अंगूठा किधर जा रहा है बाहर की ओर, और बाहर क्या है प्लस जेड यानी के कैप, प्लस जेड यानी के कैप। तो जो के कैप आ रहा है वो बी के और ए के दोनों के क्या है लंबवत, इसलिए हमने क्या लिख दिया वेक्टर सी परपेंडिकुलर ए या लंबवत ए, वेक्टर सी परपेंडिकुलर या लंबवत बी। लेकिन तुम लोग देखोगे तो अदिश में एक डॉट बी क्या आया था कॉस थीटा, यानी कि अब यहां पर सारा चीज बदल गया। क्या बदल गया, हम लोग वहां पे करते थे आई कैप डॉट, यहाँ पे क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, फिर इसके बाद आई कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप। ऐसे जितनी भी पॉसिबिलिटी है बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आएगा किससे क्या, बहुत ही आसान है। इसमें जो अदिश में पढ़ते तो पूरा उल्टा रहेगा, आई का आई से 0 होगा, जे का जे से 0 होगा, के का के से 0 होगा। वहां पर आई से आई का क्या होता था 1, जे का जे से 1, के का के से 1। लेकिन यहाँ पे आई का आई से, जे का जे से, के का के से ये 0 होगा, इसके अलावा कोई भी गुणा करोगे कुछ ना कुछ आएगा। क्या आएगा वो नहीं पता है अभी, लेकिन जो भी आएगा वैल्यू वो आएगा, या प्लस में आएगा या माइनस में, लेकिन आएगा, 0 नहीं आएगा। अब इसका लॉजिक देखेंगे कि क्यों 0 हो रहा है। आई का आई से क्रॉस करते हैं तो 0 आ रहा है, क्यों देखना, हमारे पास एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल या समांतर। अगर दोनों समांतर है तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। इस 0 डिग्री को यहाँ पे रखो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0। इसलिए आई का आई से, भाई ये किस अक्ष में है एक्स में, ये भी किस में है एक्स में, इसका भी क्या होगा आई कैप, इसका भी क्या होगा आई कैप, दोनों एक दूसरे क्या है समांतर हैं, तो थीटा हो गया 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0, तो आई का आई से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0, जे का जे से करोगे तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों कहाँ चले जाएंगे वाई अक्ष में, और के का के से करोगे तो क्या हो जाएगा 0। इसके अलावा कोई भी करो, आई का जे से, जे का के से, के का आई से, या के का जे से, जैसा भी करो उसमें सारा चीज चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, जैसे एक देखना हम लोग कर रहे हैं आई का मल्टीप्लाई किससे जे से, तो देखना ये क्या हो गया आई, और इधर वाई अक्ष में क्या हो जाएगा जे। तो जब आई का जे से करेंगे तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि एक वेक्टर एक्स में है और एक वेक्टर वाई में है, तो कोण कितना हो गया 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1। तो जो भी आएगा वो वैल्यू आएगा, प्लस में आएगा या माइनस में वो कौन बताएगा राइट हैंड, वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में ये हमारा डायरेक्शन बताएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा जब ऐसा करेंगे, आई का आई से करेंगे 0, जे का जे से 0, के का के से 0। कारण क्या है, क्योंकि दोनों सदिश एक ही दिशा में है, और अगर एक ही दिशा में है तो एंगल कितना हो जाता है 0 डिग्री, और साइन 0 का मान 0 होता है, जबकि कॉस में ऐसा नहीं होता था। तो इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये रटने वाला काम है, वो लॉजिक है। अब आई का जे से, जे का के से, के का आई से क्या होगा, इसको भी कर सकते हो, आई का जे से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो क्या आएगा जे का के से करो और के का आई से करो, क्या आएगा। याद करना बहुत ही आसान है, शॉर्ट ट्रिक जो है वो कुछ इस तरह से है, इधर लिख दो आई, इधर लिख दो जे, और इधर लिख दो के, और चलना कहाँ है घड़ी के दिशा में, मतलब कहाँ चलना है तुम्हें क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो प्लस मिलेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो तुम्हें माइनस मिलेगा। अब देखना हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई का गुणा जे से, आई का गुणा जे से करो तो क्या मिलेगा के, आई क्रॉस जे क्या मिल गया के, फिर दूसरा क्या है जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या मिल जाएगा आई, फिर क्या है के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या मिल गया जे। लेकिन इसका उल्टा कर दो, जैसे अभी हमने लिखा है के क्रॉस आई, इसको ऐसे कर देते हैं आई क्रॉस के, ठीक है, तो आई क्रॉस के,
क्या मिलेगा जे, लेकिन चल कहाँ रहे हैं घड़ी के विपरीत, तो क्या लिख देंगे माइनस के जे। तो यहाँ से आई का जे से, आई से कहाँ चलेगा जे, तो क्या मिल गया के, तो लिख देंगे के कैप। फिर उसके बाद जे से के, तो जे से कहाँ गए के पास क्या बचा आई, यानी कि आई कैप। फिर के से आई गए, तो ये के से आई बचा क्या जे, तो लिख देंगे जे कैप। अब उसके बाद आई का के से है, तो आई क्रॉस के क्या बचा जे, लेकिन हम लोग घड़ी के विपरीत जा रहे हैं भाई, घड़ी के उल्टा जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस जे। इसका मतलब कि यहाँ से ये कंफर्म हो रहा है आई का आई से, जे का जे से, के का के से छोड़ दो, तो कोई भी तुम लोग गुणा करोगे आएगा कुछ वैल्यू, वो प्लस में आएगा या माइनस में, वो राइट हैंड थंब रूल बताता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, तो माइनस हो रहा है, ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि इसकी दिशा क्या है माइनस वाई है, तो ये माइनस चिन्ह डायरेक्शन को बता रहा है। जे कैप क्या बता रहा है वाई को, भाई किस अक्ष में है वाई में, माइनस क्या बता रहा है नीचे माइनस वाई अक्ष में है। तो यहाँ पर कोई भी मल्टीप्लाई करोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, आई का आई से, जे का जे से, के का के से छोड़ दो, तो किसी का किसी से मल्टीप्लाई करो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, या प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। जबकि हम लोग उसमें अदिश में पढ़ते थे, तो अदिश में हम लोग देखो ये लिख देते थे क्या कि ए का गुणा बी से कर दो या बी का गुणा ए से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं कर सकते, ए क्रॉस बी बराबर कभी होता ही नहीं है बी क्रॉस ए के। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना भाई, ए का गुणा बी से किए, ये देखो आई का गुणा, ये के का गुणा आई से किए तो जे आया, लेकिन आई का गुणा के से किए तो माइनस जे आ गया। इसलिए ए क्रॉस बी बराबर कभी नहीं होता है बी क्रॉस ए के, समझे? तो ये अदिश में होता है, सदिश में नहीं होता है। तो यहीं पे तुम्हें सिद्ध कर दिया कैसे कि के का आई से किए तो जे आया, जबकि आई का के में किए तो माइनस जे आया। तो यही तो है ए क्रॉस बी, तो ये आ गया, तो बी क्रॉस ए माइनस आ गया, यानी कि ए क्रॉस बी कभी बराबर नहीं होगा ए और बी के। हाँ, लेकिन ऐसा हम लोग बोल सकते हैं जरूर, क्या ए क्रॉस बी का मॉड बी, या कि फिर बोल दे बी क्रॉस ए का मॉड, क्योंकि मॉड का मतलब क्या है, केवल परिमाण से मतलब है, चिन्ह क्या है प्लस माइनस उससे मतलब नहीं है, तो इसका मॉड लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ए क्रॉस बी बराबर होगा बी क्रॉस ए के, लेकिन ए क्रॉस बी कभी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के। इसको हम लोग क्या बोलते थे, क्रम विनिमय नियम। तो ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास चिन्ह उल्टा हो जाता है। तो ये हमारे पास आई का आई से, और भी कर सकते हो, जैसे किससे कर दो जे क्रॉस आई, उसी तरह कर दो के क्रॉस जे, तो यहां से कर सकते हो जे का आई से, ये जे इधर आई, तो उल्टा चल रहे हैं तो क्या आ जाएगा माइनस के। उसी तरह के का जे से, तो के से कहाँ चलेगा जे पर, तो क्या आएगा आई, लेकिन किस में आएगा माइनस में। तो मल्टीप्लाई किसी से करो, बस आई का आई से, जे का जे से, के का के से मत करना। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाएगा जीरो। कारण क्या है, दोनों ही सदिश एक ही दिशा में, थीटा जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। जबकि इसमें क्या है साइन 90 है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि एक आई में है एक जे में, यानी कि एक एक्स अक्ष में एक वाई में, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1। और जब एक का मल्टीप्लाई इनसे करोगे तो क्या बचेगा ए का मॉड बी का मॉड। इसलिए आई क्रॉस जे जीरो नहीं होता है। तो अदिश में जीरो होता था, सदिश में नहीं होगा।